नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित। 75 डिजिटल बैंकिंग राष्ट्र को समर्पित हुई। देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का साक्षी बने। पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया दी। बिहार में निकाय चुनाव टलने का असर बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा है। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना आपा को खो दिया और मंच पर माइक फेंक दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। उन्होंने कहा, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाओं देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर में बदलने का संकल्प लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने दो चीजों का एक साथ काम किया है। एक है बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना और मजबूत करना और पारदर्शिता लाना, और दूसरा काम वित्तीय समावेश लाना। उन्होंने कहा कि हमने बैंकिंग सेवाओं का दूर सुदूर में घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांव में 5 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट्स या बैंकिंग मित्र मौजूद है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद है, वो जर्मनी, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे के प्रयासों की सराहना की है। इसका श्रेय गरीबों, किसानों और मजदूर वर्ग को जाता है, जिन्होंने नई डिजिटल तकनीक को अपनाया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा कि जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की थी, तब आवाजें उठी थी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहाँ तक कि इस फील्ड में कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाए थे कि इस अभियान का महत्व क्या है, लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, आज पूरे देश ने देख ली है। आपने सुना होगा, अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है, तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया। अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाएगा। ये देश में शिक्षा के
पुनः जागरण का क्षण है। अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में पीएम मोदी ने प्राथमिक शिक्षा, टेक्निकल और मेडिकल की शिक्षा में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की इच्छा की पूर्ति की। अमित शाह ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत एमबीबीएस प्रथम वर्ष के लिए 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया। जिन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया उनके नाम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोलॉजी केमिस्ट्री के हैं। चिकित्सकों की टीम ने प्रचलित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह क्षण देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का क्षण है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करने के शिवराज के प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा की। उन्होंने कहा कि जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा के समर्थक नहीं है उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी जब कोई बच्चा भाषा की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। और अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था। पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माई गव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे साथ अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्यवाही पर प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईडी की कार्यवाही का बचाव किया। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार के ईडी के इस्तेमाल पर एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी जो करती है उसमें वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो विधेय अपराधों का पालन करती है। प्रवर्तन निर्देशालय और आयकर विभाग की कार्यवाही पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन संस्थानों का इस्तेमाल निजी पूर्वी के वर्गों के साथ किया जा रहा है, नागरिक समाजों के लिए भी किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे इन अपराधों की जांच करने से पहले किसी अन्य एजेंसी कर रही होती है, चाहे वह सीबीआई हो या कोई अन्य एजेंसी, लेकिन मजबूरी यह है कि सिर्फ ईडी की कार्यवाही पर ही सवाल उठाए जाते हैं। ईडी कोई पहली बार में प्रकट तो नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे पास है, तो यह उनके हाथों में लगे कुछ प्रथम दृष्टा सबूत के कारण होता है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जब्त किए गए धन की मात्रा सोना और आभूषण की वजह से यह मीडिया कवरेज में और आ जाते हैं। ED is completely independent in what it does. It is an agency which follows on predicate offences. ED is completely independent in what it does, and it is an agency which follows on predicate offences. The first offence is already picked up by any other agency, whether it is a CBI or any other agency, and it is post that the ED comes into the picture. So ED doesn't appear anywhere in the first instance. I don't want to comment on the individual cases or the approach.
But certainly, there are instances which are so standing out, and if the ED goes there, it is with some prima facie evidence in its hand. And some of them have even been covered by the media yourselves. The quantum of money seized or any other precious jewelry or gold. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान एस जयशंकर ने मिस्र से भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत में मेडिकल हब और कोरोना के दौरान किए गए कामों के बारे में बात की। उन्होंने काहिरा में भारतीय समुदाय से कहा कि हमारे व्यापार संबंधों में एक बड़ा विकास यह है कि मिस्र ने भारत के गेहूं का आयात करना शुरू कर दिया है। मिस्र के बारे में अच्छी बात यह है कि व्यापार दोनों पक्षों से उचित रूप से संतुलित रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मिस्र ने एक आईआईटी के साथ उद्यम स्थापित करने के बारे में विशेष इच्छा जताई है। और जयशंकर ने कहा कि इस बारे में भारत ने अपने शिक्षा मंत्री के साथ इस चर्चा करूंगा। और भारतीयों के साथ जुड़े हुए बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कोविड के दौरान भारतीयों को घर वापस लाने का अभूतपूर्व काम किया था। यह आज का भारत है और जो बड़े काम करने के लिए सक्षम है। आज साबित हो चुका है कि यह चुनौतियों का सामना कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को आगे बढ़ा रहा है। लाखों लोगों को इसमें कवर करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली आगे बढ़ रही है। इसमें पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों ने न इसका लाभ लिया है, आगे भी ये लाभ सभी को मिल सकता है। कई देशों के लिए एक स्वास्थ्य का केंद्र भारत बन चुका है, न केवल पड़ोसी देशों के लिए बल्कि खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, मध्य एशिया से भारत में इलाज के लिए आने वाले विदेशियों की संख्या काफी अधिक है। बिहार में निकाय चुनाव टलने का असर बिहार की राजनीति पार्टियों पर साफ दिख रहा है। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दोनों दल इन 3 दिनों अपने आप को अति पिछड़ों का हिस्सेदार बचा रही है और दूसरे दल को आरक्षण का विरोधी बता रही है। इसी क्रम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के बहालियों के आंकड़ों के साथ बीजेपी को अति पिछड़ों का विरोधी बता दिया। साथ ही में बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि ललन सिंह के बयान पर बाबू क्या गलत बोल रहे हैं, बहुरूपिया को बहुरूपिया ही समझेगा। बीजेपी ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ललन सिंह अपने बयान के लिए माफी मांगे। इस संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह का बचाव करते हुए कहा कि किस बात की माफी, ललन सिंह ने सच को कहा है और बिल्कुल ठीक भी वो कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी सत्ता का सुख भोग नहीं रही, इसमें माफी मांगने में कोई बात नहीं है। कुशवाहा ने और भी किया कि समता पार्टी नहीं होती तो बीजेपी के लोग 7 जन्म में भी सत्ता पर काबिज नहीं होते। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद बयानों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने महागठबंधन की सरकार को नाटक मंडली करार दे दिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को इस नाटक मंडली का उस्ताद बोल दिया। मनोज शर्मा ने कहा कि सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर वो लोग उतर चुके हैं। महागठबंधन के नेताओं की ओर से बिहार के लोग को मदारी का खेल दिखाया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की प्रस्तुति के तौर पर मदारी नाम के नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार उस्ताद की भूमिका में है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जुमरा का रोल निभा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश में महागठबंधन की प्रस्तुति मदारी दिखाया जा रहा है। मनोज शर्मा ने नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों को आड़े हाथे लिया और बोला कि दोनों मिलकर मदारी के इस खेल में बिहार का माहौल उखाड़ रहे हैं। ऐसा ही नाटक
90 के दशक में लालू प्रसाद यादव दिखा रहे थे। अब उसका सेकंड वर्जन नीतीश कुमार बता रहे हैं। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल, तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। हरियाणा में एक बड़ा हादसा सामने आया है। गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लगी। घनी आबादी वाले ऊपरकोट इलाके में देर रात 4 मंजिला भवन गिर गया। महाराष्ट्र के ठाणे में ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ में तीव्रता का भूकंप आ चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोले। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना आपा खो दिया और मंच पर माइक फेंक दिया। बताया जा रहा है कि मंत्री इस बात से नाराज हो गए थे कि कार्यक्रम में मौजूदा पार्टी कार्यकर्ता आपस में बातें करने में व्यस्त थे और उनके भाषण पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस दौरान बड़े राजनेता हो तो बोलो या फिर सुनो, इसके बाद मंत्री जी ने गुस्से में माइक को मंच पर से फेंक दिया, जिसमें जहां मौजूदा पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें अपना भाषण जारी रखने के लिए मना लिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का मऊ जिले में एक कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। यह कार्यक्रम में उनकी ही निषाद पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। वही कार्यक्रम को संबोधित करते करते अचानक वो पार्टी कार्यकर्ता पर नाराज हो गए। भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में बोलने से नाराज मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो बोल रहे हैं वो सुने, अगर हमसे बड़े नेता है तो वो यहाँ आकर बात करे। इनका कहकर उन्होंने माइक फेंक दिया। हालांकि निषाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद को मना लिया और फिर से बोलने के लिए तैयार किया। वही मंत्री संजय निषाद दोबारा लोगों को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। आर्यवीर महासम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, आस्था का सम्मान करना होगा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौ आधारित खेती को यूनिट बजट का हिस्सा बना दिया।
विष मुक्त खेती से खाद्यान्न भी पैदा हो सकते हैं और गाय भी बचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के मंच से प्रण की प्रेरणा दी थी। कहा था कि गुलामी का चिन्ह न रहे और हमारी विरासत कायम रहे। प्रदेश सरकार ने बगैर भेदभाव सामूहिक विवाह योजना चलाया है। 2 लाख से अधिक युवतियों का विवाह कराया गया है। बाल विवाह को समाप्त करके विधवा विवाह कराए गए हैं। कृषि में स्वदेशी तकनीक का प्रयोग आ रहा है और प्रदेश में 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कराई गई है। अगले 2 साल में ये 2 गुना हो सकती है। राज्य में प्राकृतिक खेती की स्पर्धा भी शुरू हो चुकी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मान दिया जा रहा है। शराब घोटाला बनेगा निगम का चुनावी मुद्दा और रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर भाजपा ने अपनी शक्ति दिखाई। भाजपा ने रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। पंच परमेश्वर सम्मेलन के बहाने विरोधी पार्टियों पर यह संदेश देने की कोशिश भी थी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसके सहारे पार्टी नगर निगम व अन्य चुनाव में जीत हासिल करेगी। ऐसा शक्ति प्रदर्शन इसके पहले दिल्ली ने नहीं देखा था। का मैसेज देने की देश भर के लोगों को कोशिश होगी भाजपा के इस बड़े सम्मेलन से। कल रामलीला मैदान में जो पंच परमेश्वर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहां से कार्यकर्ताओं को सिंहनाद और शंखनाद की प्रेरणा विजय संकल्प के साथ दे रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पहली बार दिल्ली के अंदर 1 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे और पहली बार जब वो यहां दिल्ली के इतने बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी भव्य तरीके से होने जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था है, यहाँ मंच की व्यवस्था है, यहाँ पर प्रचार प्रसार झंडा इत्यादि सभी व्यवस्थाओं में हमारे कार्यकर्तागण लगे हुए हैं और दिन रात एक करके इस पंच परमेश्वर कार्यकर्ता सम्मेलन को व्यवस्था की दृष्टि से सफल बनाने के लिए, संख्या की दृष्टि से सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं। वो हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए भाजपा ने नए सिरे से मंथन करना शुरू कर दिया। इसके लिए अचानक भाजपा ने चारों संसदीय हलकों शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा में मीटिंग बुला ली। मीटिंग से पहले चारों हलकों में दिल्ली से हेलीकॉप्टर उतरे, जिसके बाद भाजपा चुनाव प्रबंध समिति को तलब कर लिया गया। बता दें कि इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले भाजपा को कोर ग्रुप की बैठक रखी गई थी, जो किन्हीं कारणों से रद्द की गई है। बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होनी थी, जो नहीं हो सकी। ऐसे में अब सीधे इलेक्शन कमेटी की बैठक में टिकटों के आवंटन के बारे में मंथन किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, साथ में ही अमित शाह और जेपी नड्डा को रखा है और ऐसे में तिकड़ी से सरप्राइज मिलने रहना लाजमी है। इस तरह से प्रधानमंत्री 20 दिन में 3 ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं। उसको लगता है कि हिमाचल में भाजपा पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने अपने 5 साल की उपलब्धियों गिराने की बजाय पीएम मोदी पर निर्भर दिख रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पार्टी कार्यालय दीप कमल में शुरू चल रही है। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कर रहे थे। बैठक में चुनाव प्रबंध उप समितियों के सभी अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी दफ्तर के बाद टिकट दावेदारों को पार्टी कार्यकर्ताओं की हिलचाल बढ़ रही है। हरियाणा में एक बड़ा हादसा हुआ। गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई थी। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। सबसे पहले जानकारी मिली और उसके बाद दमकल की गाड़ियां वहीं पर पहुंच चुकी थी और बड़ी अपडेट्स आने के लिए इस के बाद जो
कंपनी है उसके मजदूर थे और कई लोग फंसे हुए थे और उनका नुकसान जो था उसको बचा लिया गया था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकी मंसूबों को नाकाम कर लिया। सुरक्षा बलों को बांदीपुरा रोड के पास इलाके में आईईडी मिला गया और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को निशान बनाने के लिए आतंकियों ने इस आईईडी विस्फोटक को प्लांट किया गया है ताकि जब भारतीय जवान इस रास्ते से गुजरे तो विस्फोट किया जा सके। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। घनी आबादी वाले उपरकोट इलाके में देर रात 4 मंजिला भवन बम गिर गई थी और जिसमें दबकर 4 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से 3 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाए गए थे। साथ में राहत बचाव कार्य भी शुरू कर लिया गया था। गूगल इंडिया के मैनेजर ने भोपाल की लड़कियों को 7 साल लिव इन रिलेशन में रखा गया था और फिर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए पकड़ा गया था और उसे भोपाल की लड़की वालों ने उसको बेहोश करने के जबरदस्ती शादी करने के आरोप में भारतीय प्रबंधन संस्थान के इस क्लासमेट के बीच एक जो लिव इन रिलेशन था उसके बारे में पुलिस में फरियाद की गई है। महाराष्ट्र के थाने में ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ छेड़खानी की, जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश की और लड़की ने विरोध जताया और चलते ऑटो में 500 मीटर तक घसीट के ले गया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की लड़की कॉलेज की स्टूडेंट है। वह कॉलेज जा रही थी और इस दौरान रास्ते में खड़े ऑटो ड्राइवर ने इस पर गंदे कॉमेंट्स किए। जब लड़की ऑटो वाले को विरोध किया तो उसने लड़की का हाथ पकड़ा था और उसमें छेड़छानी करने लगा था। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आ गया है और सुनरिया जेल से निकलकर ही उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर राम रहीम 2 मिनट 15 सेकंड के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें राम रहीम ने इशारों में चुनावी संदेश दिया था। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ में यानी कि 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था और झटके महसूस किए गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब यह ज्वालामुखी बहुत ज्यादा अशांत हो चुका है। गोवा में दूधसागर जलप्रपात के पास बना एक छोटा पुल भारी बारिश के कारण टूट गया। बारिश के चलते नदी में अचानक जल स्तर बढ़ चुका था, जिससे वहां 40 टूरिस्ट फंस चुके थे, लेकिन वहां मौजूद लाइफगार्ड जवानों ने उन्हें बचा लिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेस्क्यू करने वाले लाइफगार्ड्स की भी सराहना की थी। गोवा कर्नाटक सीमा पर बना सुरम्य दूधसागर वाटरफॉल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। मानसून के मौसम की शुरुआत में इसकी यात्रा रोक दी गई है। ब्रेक के बाद रफ्तार समाचार देखेंगे। शम्मी बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो अमेज़न से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है। अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान, बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए सब हिंदी में। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम माइक्रोस्कोप।
Meet India's first and only Smart Grid mattress. इसकी patented technology there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास. The Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईडी की कार्रवाई का जवाब बचाव किया है। उन्होंने बताया कि इस बात को पूरी तरह से नकारा। ईडी की इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईडी जो करती है उसमें वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो विधेय अपराधों का पालन करती है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की कार्रवाई पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन संस्थानों का इस्तेमाल निजी पूंजी वर्गों के साथ साथ नागरिक समाजों के लिए भी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि अपराधों की जांच पहले से ही किसी अन्य एजेंसी कर रही होती है, चाहे वह सीबीआई हो या फिर कोई अन्य एजेंसी, लेकिन मजबूरी यह है कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए जाते हैं। ईडी कोई पहली बार में प्रकट नहीं होता है, कई उदाहरण है जो हमारे सामने मौजूद है, और अगर ईडी कार्रवाई के लिए जाती है तो उन्हें यह उनके हाथों में लगे कुछ प्रथम दृष्टया सबूत के कारण होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने इसके साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत में मेडिकल हब और कोरोना के दौरान किए गए कामों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहिरा में भारतीय समुदाय से कहा कि हमारे व्यापार संबंधों में एक बड़ा विकास है कि मिस्र के भारत से गेहूं का आयात करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि व्यापार दोनों पक्षों से उचित रूप से संतुलित हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मिस्र के एक आईआईटी के साथ उद्यम स्थापित करने के बारे में विशेष इच्छा जताई है, और जयशंकर ने कहा कि इस बारे में भारत में अपने शिक्षा मंत्री के साथ पर इस बात पर चर्चा भी करेगी। मिस्र में भारतीयों से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कोविड के दौरान भारतीयों को घर वापस लाने का अभूतपूर्व काम किया। यह आज का भारत है जो बड़े काम करने में सक्षम है। आज साबित हो गया कि यह चुनौतियों का सामना कर सकता है। आगे उन्होंने बताया कि कोरोना से बाद से स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों लोगों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली आगे बढ़ रही है। इसमें पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। बिहार में निकाय चुनाव टलने का असर बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा है। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जोर शोर से जारी है। दोनों दल दिनों अपने आप को अति पिछड़े के हितैषी बनी हुई है और दूसरे दल को आरक्षण का विरोधी बता रही है। इसी क्रम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कालेजर यूनिवर्सिटी के बहालियों के आंकड़ों के साथ बीजेपी को अति पिछड़ों का विरोधी बताया। साथ ही में बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कई आरोप भी लगाए। उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह के बयान पर कहा कि ललन बाबू क्या गलत बोल रहे हैं, बहुरूपिया को बहुरूपिया ही कहेंगे। बीजेपी ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ललन सिंह अपने बयान के लिए माफी मांगे। इस पर संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह का बचाव करते हुए कहा कि किस बात की माफी। ललन सिंह ने सच कहा है, ललन सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी सत्ता का सुख भोग रही है। इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर बीजेपी पहली को देश के सभी राजनीतिक दल अछूत मानते हैं, लेकिन जब समता पार्टी बनी और नीतीश कुमार बंबई के अधिवेशन में शामिल हुए, उस दिन के बाद से बीजेपी अछूत से छूत बन गई। समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने बीजेपी को अछूत से छूत बनाने का काम किया।
बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद से ही बयानों का दौर चल रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने महागठबंधन की सरकार को नाटक मंडली का करार दिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को इस नाटक मंडली उस्ताद कह दिया। मनोज शर्मा ने कहा कि ये सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर चुके हैं। महागठबंधन के नेताओं की ओर से बिहार के लोगों को मदारी का खेल दिखाया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने महागठबंधन पर तर्ज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की प्रस्तुति के तौर पर मदारी नाम के नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार उस्ताद की भूमिका में है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जमुना का रोल निभा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने निदर्शन में महागठबंधन की प्रस्तुति मदारी दिखाया जा रहा है। मनोज शर्मा ने नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोनों मिलकर मदारी के इस खेल में बिहार का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा ही नाटक 90 के दशक में लालू यादव दिखाते थे। अब उसका सेकंड वर्जन नीतीश कुमार और ललन ने शुरू किया है। 1990 के दशक में मदारी का खेल दिखाने वाले लालू प्रसाद यादव अब की बार इस नाटक के डायरेक्टर बन गए और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा ललन सिंह ऐसे जमुरा है। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय विशाल ने मऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना आपा खो दिया और मंच पर माइक फेंक दिया। बताया जा रहा है कि मंत्री इस बात से नाराज हो गए कि कार्यक्रम में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता आपस में बात करने में व्यस्त थे और उनके भाषण पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस दौरान भड़के संजय निषाद ने कहा कि अगर हमसे बड़े राजनेता हो तो बोलो या फिर सुनो। इसके बाद मंत्री ने गुस्से में माइक को मंच पर फेंक दिया, जिससे वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उन्हें अपना भाषण जारी रखने के लिए मनाया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का शनिवार को मऊ जिले में एक कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। यह कार्यक्रम उनकी ही निषाद पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अचानक पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही भड़क गए। भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में बोलने से नाराज मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो बोल रहे हैं उससे सुनो, अगर हमसे बड़े नेता हो तो बोलो। इतना कहकर उन्होंने माइक फेंक दिया। हालांकि निषाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद को मनाया और फिर से बोलने के लिए तैयार किया। वहीं मंत्री संजय निषाद दोबारा लोगों को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा नेता हो, दूसरे के इशारों पर चल रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। इस दौरान संजय निषाद ने स्पष्ट रूप से पार्टी के एक कार्यकर्ता की ओर इशारा किया और कहा कि धीरेन्द्र क्या चाहते हो, बर्बादी चाहते हो क्या? आर्यवीर महासम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, आस्था का सम्मान करना होगा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौ आधारित खेती को यूनिट बजट का हिस्सा बना दिया। विश्व मुक्ति खेती से खाद्यान्न भी पैदा होगा और गाय भी बचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से पंचतंत्र की प्रेरणा दी थी। कहा था कि गुलामी का चिन्ह न रहे लेकिन हमारी विरासत कायम रहे। प्रदेश सरकार ने बगैर भेदभाव सामूहिक विवाह योजना चलाया। 2 लाख से अधिक युवतियों का विवाह करवाया है। बाल विवाह को समाप्त कर विधवा विवाह कराए गए। कृषि में स्वदेशी तकनीक का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कराएगी। अगले साल 2 गुना क्षेत्रफल में खेती होगी। देश के हर राज्य में प्राकृतिक खेती की स्पर्धा शुरू हो गई है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मान दिया जा रहा है। नए भारत में ऋषि और मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाना है। आयुष पद्धति को देश में सम्मान मिला है। उन्होंने आगे कहा कि आयुष मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री ने किया। नया भारत केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है। युवाओं को व्यावहारिक जीवन में संस्कारवान होने के साथ अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव रखना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
भाजपा ने बताया कि इस रैली में 1 लाख पार्टी कार्यकर्ता जुटे हैं, तभी यह रैली इसलिए अहम है क्योंकि इस साल दिसंबर में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाले इसकी संभावना जताई जा रही है। इस रैली को राजधानी में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के हर बूथ से 5 बूथ कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहेंगे। यहाँ कुल 13,000 बूथ है। दिल्ली में यह पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसे नड्डा जी संबोधित करेंगे। रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों और आम आदमी पार्टी की कमियों के बारे में भी बताया गया। एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पर लगातार 3 बार से भाजपा कब्जा कर रहा है, लेकिन इस बार आप भाजपा को टक्कर देती दिख रही है। इससे पहले अप्रैल में एमसीडी चुनाव को ऐलान हुआ था, लेकिन पूरा शेड्यूल जारी होने से पहले इसे टाल दिया था। वजह यह थी कि केंद्र सरकार ने 3 अलग अलग नगर निगमों की एक करना चाहती थी। पहले दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी थे जो एक हो चुके हैं। इसके साथ ही वार्डों की संख्या कम करने के लिए परिश्रम करना भी दूसरी वजह थी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए भाजपा ने नए सिरे से मंथन करना शुरू कर दिया। इससे पहले आज अचानक भाजपा ने 4 संसदीय हल्कों शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा में मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग से पहले 4 हल्कों को दिल्ली से हेलीकॉप्टर उतरे, जिसके बाद भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति को तलब कर लिया था। बता दें कि इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले शनिवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक रखी गई थी, जो किन्हीं कारणों से रद्द कर दी गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह नेतृत्व में होनी थी, जो नहीं हो सकी। ऐसे में अब सीधे इलेक्शन कमेटी की बैठक में टिकटों का आवंटन के बारे में मंथन किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। साथ ही में अमित शाह और जेपी नड्डा को रखा है, तो ऐसे में टिकड़ी से सरप्राइज मिलते रहना लाजमी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री 20 दिनों में 3 ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं, उससे लगता है कि हिमाचल में भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा अपने 5 साल की उपलब्धियां गिनने के बजाय पीएम मोदी पर निर्भर दिख रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक पार्टी कार्यालय दीप कमल में शुरू चल रही है। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा 23 अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। प्रत्याशियों की सूची 2 चरणों में जारी की जाएगी। वहीं टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी अहम बैठक होने वाली है। इसमें पार्टी हाईकमान से लेकर भाजपा कोर ग्रुप के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। पदाधिकारियों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय, त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राजीव सैजल सहित कई नेता यहाँ शामिल हैं। बता दें कि इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले शनिवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक रखी गई थी, जो किन्हीं कारणों से रद्द कर दी गई। बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होनी थी, जो नहीं हो सकी। ऐसे में अब सीधे इलेक्शन कमेटी की बैठक में टिकटों का आवंटन के बारे में किया गया। बता दें कि चुनाव टिकट तय करने में जितनी देरी होगी, प्रचार के लिए उम्मीदवार को उतना कम वक्त मिलेगा। भाजपा से वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। अगर 2017 की तरह कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी सीएम चेहरा बन सकते हैं। हिमाचल में मिशन रिपीट पर निकली बीजेपी के 8 से 12 सिटिंग एमएलए के टिकट कर सकते हैं। 1-2 मंत्री की सीट भी खतरे में है। पार्टी के इंटरनल सर्वे और वर्करों के फीडबैक के बाद भाजपा इनकी जगह नए चेहरों को मौका देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। दावा के पर्चे पर आरएक्स के बजाय श्रीहरि लिखे। दवाई का नाम क्रॉसिन लिखना है तो क्रॉसिन हिंदी में भी लिखा जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। ऊपर श्रीहरि लिखो और क्रॉसिन लिख दो। ये सलाह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों को दी। तो शनिवार को भारत भवन में आयोजित हिंदी विमर्श कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, यहाँ जो डॉक्टर मित्र बैठे हैं वो अच्छा तरीका निकालेंगे। सीएम ने मजाक के अंदाज में कहा, दवाइयों के नाम हिंदी में क्यों लिखे जा सकते हैं, जब हिंदी भाषा घर घर पहुंचेगी तब अंग्रेजी की चुड़ैल उतरेगी। सीएम ने कहा कि जब मैंने पहली बार कहा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो लोग हंस रहे थे, कुछ पीछे मुंह करके हंस रहे थे।
हमने कहा कि असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है, वो कुछ भी संभव नहीं। अब हमने करके दिखा दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की गोली मारकर हत्या कर पाली नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक आयोजन के दौरान खेले जा रहे कबड्डी मैच में एक 30 साल की महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। हिमाचल चुनाव 2020 के लिए भाजपा 23 अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ललन सिंह को पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में एक मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ललन सिंह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाने लगी है। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुरूपिया है और बहुरूपिया जैसे बार दिन में बार रूप दिखाते हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता? अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या। तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है। 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है। ये पूरे पार्टी वही है। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है। चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी की जाति को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम डुप्लीकेट बैकवर्ड जाति से है, वही इस पर बीजेपी ने ललन सिंह पर पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई शर्म नहीं बची है। ललन सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह खुद मोदी के नाम पर सांसद बने हैं, न कि नीतीश के कारण। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजनीति का स्तर अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे हम छोटे नेताओं के बयान पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा बयान स्वीकार भी नहीं है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उनकी जाति को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बहुत ही हल्की और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है और राजनीतिक शालीनता और मर्यादा की सारी सीमाएं है। मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है। आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने खारान जिले में एक मस्जिद के बाहर मोहम्मद नूर को गोली मारकर हत्या कर ली थी। खारान एसपी ने बताया कि हमले में मक्काइन जई बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले गया था और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के 2 युवक टिकरो और बेंगसो करीब 2 महीने से लापता है। इनके परिवार को शक है कि अरुणाचल चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना दिया है। दोनों युवक जिले के गोइलियांग कस्बे में रहते हैं और 19 अगस्त को निकले थे और
आखिरी बार 24 अगस्त को देखे गए थे। उसके बाद इनकी कोई खबर नहीं मिल रही। दोनों युवकों के परिवारों ने 9 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस स्टेशन खूपा में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज की थी। लापता युवकों परिजन का कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर दोनों की तलाशी ली है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और केंद्र, राज्य सरकार और सेना से मदद मांगने की गुहार भी लगाई है। पाली नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और धुआं में लाखों रुपए का ऑडिटोरियम जल के राख हो गया। सीलिंग टूटकर नीचे गिर गई थी। हॉल की सारी सीटें, स्टेज, दीवारों पर लगी लकड़ी को सीलिंग भी जल चुकी थी। आग बुझाने के लिए नगर परिषद और रिको की दमकल की टीम जुटी रही थी। करीब 2.5 घंटे तक चला ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाने में सफलता मिली थी। दुर्ग की ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है। वह एच पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रही है। गूगल मैप पर देखकर ITMS का कर्मचारी तुरंत पता लगा लेता है कि कहां पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वहां तुरंत पुलिस पहुंचेगी और जाम को रिलीज करवा रही है। दुर्ग के SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि रायपुर नगर NH के आए दिन आम जनता के लिए शिकायतें जो मिल रही थी उसके ऊपर काम कर रहा है। सतलुज यमुना लिंक का नहर का निर्माण शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहर का काम शुरू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पंजाब के पास हरियाणा के लिए कुछ भी पानी का एक बूंद भी नहीं है। हरियाणा के CM के साथ मीटिंग के बाद पत्रकारों से साथ बातचीत करते हुए मान ने कहा कि जब इस नहर के लिए समझौता हुआ तब पंजाब को 18.56 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल रहा था, जो अब कम होकर 12.63 MAF हो चुका है, जिससे साफ है कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं बचा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हरियाणा को सतलुज, यमुना और अन्य नहरों से 14.10 MAF पानी मिल रहा है, जबकि पंजाब को लेकर 12.63 MAF पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास कम क्षेत्रफल होने के बावजूद पंजाब की अपेक्षा अधिक पानी मिल रही है, लेकिन फिर भी वह पंजाब से और पानी की मांग कर रहा है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे में हरियाणा को पानी कैसे दिया जा सकता है, जबकि हमारे पास अपने खेतों के लिए पानी नहीं है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि मान साहब को उनके अधिकारियों को गलत किताब पढ़ाई है। मंत्री विज ने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल उनका मास्टरमाइंड है, जो पन्ना केजरीवाल ने पढ़ाकर भेजा है, मान ने वही पढ़ लिया है। CM भागवत को केजरीवाल ने पूरी तरह से टाइट करके रखा हुआ है, मान अपना अधिकार को यूज नहीं कर सकते। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच हुई मीटिंग नहर बनाने के लिए थी, लेकिन पंजाब CM पानी का रोना रो रहे हैं। वह कौन होते हैं कि पानी नहीं देंगे? पानी हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल से किसको पानी मिले न मिले उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। हिमाचल जितना पानी हरियाणा को देता है वह हम ले लेंगे, लेकिन वार्ता रास्ते की है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन के दौरान खेले जा रहे हैं और कबड्डी के मैच के दौरान 30 साल की एक महिला खिलाड़ी की मौत हो चुकी है। कोंडा गांव की रहने वाली आदिवासी महिला मैच के दौरान ही मैदान पर बेहोश होकर गिर गई। भारतीय जनता पार्टी और महिला के परिवारजन स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला की मौत हो चुकी थी। रूस के मिलिट्री बेस में 2 हमलावरों ने गोलीबारी की और इस घटना में 11 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 15 लोग घायल थे।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि दक्षिण पश्चिमी रूस के बेलगोरोड में क्षेत्र में शूटिंग हुई, जो यूक्रेन को सीमा से लग के है। सरकार की तरफ से दोनों बंदूकधारियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हमलावर पूर्व सोवियत राज्यों के थे। मंत्रालय ने कहा कि सैन्य फायरिंग रेंज पर गोलियां चलाई रही है। जवाबी कार्यवाही में दोनों आतंकवादी मारे चुके हैं। दरअसल ये वही मिलिट्री बेस है जहां यूक्रेन से लड़ने वाले नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मारे गए लोगों को भी यूक्रेन से युद्ध लड़ना चाहते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा 23 अक्टूबर तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहा है। प्रत्याशियों की सूची 2 चरण में जारी होगी। वही टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। इसमें पार्टी हाईकमान से लेकर भाजपा कोर ग्रुप के पदाधिकारी भाग लेंगे। पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय, त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर सहित कई बड़े नेता शामिल थे। टिकटों को लेकर बैठक में जो चर्चा हो रही है उसमें रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाजिर रहेंगे। बता दें कि इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी की गई थी, जो किसी कारणवश रद्द की गई थी। दवा के पर्चे पर आरएक्स के बजाय श्रीहरि लिखे। दवाई का नाम क्रॉसिंग लिखना है तो क्रॉसिंग हिंदी में लिखा जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? ऊपर श्रीहरि लिखो और क्रॉसिंग लिख दो। ये सलाह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। भारत भवन में आयोजित हिंदी विमर्श कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों को कहा कि यहाँ जो डॉक्टर मित्र बैठे हैं वो अच्छा तरीका निकालेंगे। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दवाई के नाम हिंदी में क्यों नहीं लिखे जा सकते, जब हिंदी भाषा घर घर पहुंच चुकी है। तब अंग्रेजी से ये आप नाता जो है बनाए रखें, लेकिन हिंदी भाषा में भी आप दवाई का नाम लिख सकते हैं। सीएम ने कहा कि जब मैंने पहली बार कहा था कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो लोग हंस रहे थे, कोच पीछे मुंह करके हंस रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है। हमने ये असंभव शब्द को शब्दकोश में रखा नहीं है और ये संभव करके दिखाया है। कर्नाटक के हसन जिले में रात करीब 11 बजे के आसपास एक टेम्पो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिल्क टैंकर से टक्कर हो चुकी थी। इस हादसे में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 10 लोग घायल हैं। हादसा हसन जिले के अरासी के तालुका में गांधीनगर के पास हुआ था। टेम्पो के कुल 14 लोग सवार थे और इसमें 9 की मौत हो चुकी थी। देश दुनिया की खबरें राष्ट्र प्रथम पर देखते रहिए। नमस्कार।